देखिए, कल हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। इसमें मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हर कंपनी के प्रोडक्ट या उसकी सर्विस जो स्टैंडर्ड क्वालिटी हैं, जो क्वालिटी मेजर्स सेट किए हुए हैं गवर्नमेंट के थ्रू या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उनको मैच करने चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, सर्विस की क्वालिटी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। और इसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी लीगल अथॉरिटी सैंपल लेकर चली जाती है और फिर सैंपल लेकर चली गई, लेबोरेटरी में चेक करेगी और तब जाकर देखेगी कि उसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। हम इसको एक्सेप्टेंस सैंपलिंग बोलते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों को कल कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर बताए थे। एक बार आप सभी बच्चे मुझे चैट पर ये कंफर्म कर दें कि यहाँ तक का आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, जो हम लोगों ने कल तक पढ़ा था वो क्लियर है कि नहीं है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। क्लियर है? ओके। अब देखें आप लोग, अब ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, ओयो का मालिक रितेश अग्रवाल और टाटा कंपनी के मालिक रतन टाटा जी, ये दोनों कहीं पर मिले तो इनके बीच में बातचीत होना स्टार्ट हुआ। आपको वो बातचीत सुननी है। इन्होंने इनसे पूछा कि यार तुम्हारे क्या हाल है, कैसे हो? बोला साहब मेरे एक प्रॉब्लम चल रही है, एक्चुअली में मेरे को ये जानना है कि मेरी जो कंपनी है उसमें कुछ गुड्स भी बनते हैं और मैं सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं। मैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या करूं? क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या कोई मेथड है क्या? क्या कोई क्वालिटी कंट्रोल के लिए टूल्स हैं क्या? क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिनसे मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और अपने सर्विस की क्वालिटी को मेंटेन कर सकूं? तो रतन टाटा जी बोले कि यार बहुत सारे टूल्स हैं, उनमें से एक टूल है वेरिएबल और एक टूल है एट्रीब्यूट। बहुत सारे टूल्स हैं क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारे। उनमें से वेरिएबल भी एक टूल, एक मेथड है जिसका यूज करके तुम अपने प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विस की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हो। और उसके अलावा एट्रीब्यूट नाम से भी एक मेथड है जिसके थ्रू तुम क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हो। अब इसने पूछा, बोला ये एट्रीब्यूट क्या होता है, क्या मतलब है इस एट्रीब्यूट का? तो अब टाटा जी बता रहे हैं, बोला एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि कितने डिफेक्टिव गुड्स हैं। मतलब जब कंपनी प्रोडक्शन स्टेज में है और जब कंपनी गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, उस वक्त कितने डिफेक्टिव गुड्स उससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितना वो नुकसान कर रही है। और हर कंपनी को कोशिश करनी चाहिए कि प्रोडक्शन के टाइम पे डिफेक्टिव गुड्स ना हो। आप इतनी सावधानी से काम करें कि आपका नुकसान ना हो। तो मैं दोबारा बोलता हूं, इसने पूछा, बोला साहब मुझे अपने प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी को कंट्रोल करना है, इसके लिए कितने टूल्स होते हैं? बोला बहुत सारे टूल्स होते हैं, उसमें से वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। एट्रीब्यूट जो है उसका मतलब होता है डिफेक्टिव गुड्स ना बनाओ। बोले ये दो चार्ट में डिवाइडेड होता है, ये जो एट्रीब्यूट है ना, एट्रीब्यूट ये दो चार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है पी चार्ट, एक होता है सी चार्ट। पी चार्ट में देखा जाता है कितना प्रोपोर्शन डिफेक्टिव है, कि कोई प्रोडक्ट बना उसका सिर्फ 30% डिफेक्टिव है तो उसको करेक्ट कर दो, प्रोडक्ट सही हो जाएगा। और एक सी चार्ट जो है उसमें हम ये देखते हैं कि टोटल कितने प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव बने हमसे। तो पी चार्ट जो है वो तो सिंगल प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन को देखता है और सी चार्ट जो है वो टोटल ये देखता है कितने गुड्स डिफेक्टिव हुए। यहां तक की बात ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल को समझ में आ, उसे ये समझ में आ गया कि क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए जो दो टूल्स हैं, वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स, उनमें से एट्रीब्यूट क्वालिटी को बताता है, मतलब डिफेक्टिव गुड्स को बताता है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो चार्ट में डिवाइडेड। फिर इसने पूछा कि साहब ये वेरिएबल्स क्या होता है? बोला वेरिएबल्स जो है उसमें गुड्स की क्वालिटी कैसी है ये चेक करा जाता है। गुड्स की क्वालिटी तो स्टैंडर्ड के नीचे नहीं जा रही है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करनी चाहिए, आपको ये एंश्योर करना पड़ता है। ये भी दो चार्ट में डिवाइडेड है, एक्स एंड आर, बट दोनों सेम बात बोलते हैं कि गुड्स की क्वालिटी जो है वो मैच करनी चाहिए। मुझे बताएं क्या यहां तक की बात समझ में आएगी आपको?
अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो दो मेथड्स दिए हुए वो कौन से हैं, तो आपको लिखना है वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स। और आपको ये बात जरूर से याद रखनी है कि एट्रीब्यूट्स डिफेक्टिव गुड्स के बारे में बात करता है, वेरिएबल्स क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में बात करता है। हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछे कि पी चार्ट क्या होता है या फिर सी चार्ट क्या होता है, या फिर वो पूछे एक्स बार क्या होता है और आर चार्ट क्या होता है। याद रखिएगा एक्स और आर जो है वो वेरिएबल्स क्वालिटी का पार्ट है, और पी चार्ट सी पार्ट ये एट्रीब्यूट का पार्ट है जो कि डिफेक्टिव गुड्स के बारे में बात करता है। मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार चैट पर सभी बच्चे बता दें कि वहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, जिससे मैं आगे कंटिन्यू करूं। क्लियर है? ओके। अब मेरे पास में एक क्वेश्चन आया है कि सर ये वाला दोबारा से समझा दो। आप दोबारा से समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखें आप, देखिए मैं इतना सा आपसे बोल रहा हूं, ये जो वेरिएबल्स होता है ना, वेरिएबल्स ये प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड होता है, और ये इतना बोलता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी सही होनी चाहिए, प्लस प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करनी चाहिए जो स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट या अथॉरिटीज ने बनाए हुए। ये होने को तो वेरिएबल्स दो पार्ट में, दो चार्ट में डिवाइडेड है, एक्स में एंड आर में, बट इनको हमें अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ता जैसे हम एट्रीब्यूट में पढ़ते हैं। आपको नहीं पढ़ना है इसको। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि सर दोनों जो है वो सेम बात बोलते हैं, दोनों सेम बात बोलते हैं। देखिए इसमें लिखा है, आप पढ़ें इधर, एक्स बार और आर चार्ट टुगेदर यूज किए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए क्वालिटी। आ रही है बात समझ में? इसलिए एक्स और आर जो है उसको आप सेपरेटली नहीं पढ़ते, एक ही साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं। अब बताएंगे मुझको, आपने क्वेश्चन पूछा था, समझ में आया कि नहीं आया? दिशा जी आप बता दें, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ओके चलिए ठीक है, यहां तक का हो गया। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, अब आपने बताया ये क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट है, क्या क्वालिटी कंट्रोल के लिए और टूल्स नहीं है क्या? भाई क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमने टूल्स पढ़े, जिसके अंदर हमने एक तो एट्रीब्यूट पढ़ा और एक वेरिएबल्स पढ़े। ये तो समझ में आ जाता है, बच्चा बोलता है ये समझ में आ गया सर, इसके अलावा और भी टूल्स हैं क्या? मैंने बोला अरे बहुत सारे टूल्स हैं यार, क्या बात करते, बहुत सारे टूल्स हैं, पढ़ लेते हैं। पहला तो हम पढ़ चुके हैं ये वाला, पहला तो हम पढ़ चुके हैं ये वाला। अब आ जाते हैं सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी पे। सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी, इसके अंदर दो चीजें पढ़नी होती हैं हमको, DMAIC और DMADV। स्टूडेंट बोलता है सर इसका मतलब क्या है? मैं दोबारा से बोल रहा हूं, पहले ये समझ लें हम क्या पढ़ रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनसे प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। हेडिंग तक लिखिए वेरियस क्वालिटी टूल्स। ये जो कंट्रोल चार्ट है ये तो मैं आपको बता चुका हूं, एट्रीब्यूट और वेरिएबल्स के अंदर पी चार्ट, सी चार्ट, एक्स बार, आर बार, ये मैं आपको बता चुका हूं। सेकंड में बता रहा हूं सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, दो चीजें क्या हैं? एक तो है DMAIC। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिफाइन द प्रॉब्लम। आखिर कंपनी के अंदर प्रॉब्लम चल क्या रही है? अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं बन पा रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा है? डी हो गया डी। एम से आ जाता है मेजर। मेजर तो करो कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, क्या उसको सुधारा जा सकता है कि नहीं सुधारा जा सकता। कारण क्या है, एनालाइज करो उसको, फिर उसे इंप्रूव करो और फिर उसे कंट्रोल करके चलो। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी कंपनी है, ABC नाम की कंपनी, उसके अंदर सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कंपनी के अंदर आखिर प्रॉब्लम चल क्या रही है। मेजर करना पड़ेगा प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कब से चल रही है, कितना लॉस कर रही है। एनालाइज करना पड़ेगा आखिर वजह क्या है, ये प्रॉब्लम अराइज क्यों हुई, आई ही क्यों, वजह क्या थी, क्या गलती हो गई हमसे। फिर उसे इंप्रूव करो, सुधारो, और फिर उसको कंट्रोल करके चलो कि ये प्रॉब्लम दोबारा से ना हो, इसलिए इसे यहां पर रोक दो, इस प्रॉब्लम को यहीं जड़ से खत्म करने की कोशिश करो। ये होता है DMAIC, ये होता है DMAIC। देखो DMAIC यूज किया जाता है इंप्रूव करने के लिए हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस।
मैंने आपको बोला सिक्स सिग्मा मेथोलॉजी के अंदर एक तो DMAIC आता है जिसमें डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल आता है। उसके अलावा DMADV भी आता है। सर ये क्या होता है? इसका मतलब होता है डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन, वेरीफाई। मतलब DMAIC जो है वो तब यूज होता है जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर सुधार चाहते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर सुधार अगर आपको करना है तो आप इस वाली मेथोलॉजी को यूज करते हो। अगर आप नया प्रोडक्ट बना रहे हो और चाहते हो कि शुरुआत से ही हमको कोई गलती ना हो, हम गलती करें ही नहीं, आप पहले से ही इस बात को प्रिवेंट करके चलना चाहते हो, नया प्रोडक्ट बना रहे हो, तो फिर आप इस मेथोलॉजी को ले लो। क्योंकि इसमें बोलते हैं पहले ही डिफाइन कर लो आखिर आप चाहते क्या हो, मेजर कर लो कि हमसे कोई भी गलती ना हो, एनालाइज करके चलो हम कहीं पे गलती तो नहीं कर रहे हैं। अपना जो फॉर्मेट है उस तरीके से डिजाइन करो कि कहीं भी हमको ऐसा लगे कि बिल्कुल गलती नहीं है, हाई लेवल का हमने डिसीजन लिया है, और फिर उसे वेरीफाई करो। सेम चीज देखो लिखी हुई है। DMADV यूज किया जाता है जब आप कोई नया प्रोडक्ट कर रहे होते हैं, तब आपको ये चाहिए कि मैं डिफेक्ट फ्री परफॉर्मेंस करूं, मेरे परफॉर्मेंस के अंदर गलती हो ही नहीं, मैं शुरुआत से ऐसा काम करूं कि कभी कोई फॉल्ट अराइज ही नहीं हो, मैं पहले से सब कुछ डिजाइन करके चलूं बेहतर तरीके से। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं, जो क्वालिटी कंट्रोल है उसके अंदर एक तो हमने चार्ट पढ़े थे वो हम पढ़ चुके हैं। सिक्स सिग्मा मेथोलॉजी के अंदर दो चीजें आती है, एक तो DMAIC और एक DMADV। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर सुधार चाहते हो तो ये यूज करते हो, अगर आप नया प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें कोई गलती चाहते ही नहीं हो शुरुआत से, तो फिर आपको ये वाला टूल यूज करना पड़ता है। यहाँ पर ये चीज मैंने आपको बताई हुई है। एक बार सभी बच्चे चैट पर बताएंगे क्या ये समझ में आया कि नहीं आया। और दोबारा बोल रहा हूं, बिंदास आप तब ही बताइएगा आपको समझ में आया जब एक्चुअली में समझ में आए। अगर नहीं समझ में आया आप क्लियरली बोल सकते हैं सर नहीं आया, मैं दोबारा समझा। मेरे पास में जवाब आ रहे हैं कि सर यहां तक समझ में आ चुका है। ओके, देखें अब मैंने आपको बोला कि क्वालिटी टूल्स कितने होते हैं। पहला हमने पढ़ लिया, दूसरा हमने पढ़ लिया सिक्स सिग्मा मेथोलॉजी। अब इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। स्टूडेंट बोलता है सर मैंने तो ये भी सुना है कि 5S कंसेप्ट नाम का भी टूल होता है जिसमें 5S अपनी अपनी बातें बताते हैं और पांचों जो हैं वो क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए बात करते हैं। इनको भी 5S कंसेप्ट को भी क्वालिटी टूल के अंदर इंक्लूड करते हैं। हाँ जी बिल्कुल करते हैं सर। वो 5S कौन कौन से हैं? 5S ये हैं सर। ये कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? ये जापानीज में लिखे हुए हैं। हम इसका हिंदी वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है साहब, स्टार्ट करते हैं अब पढ़ना। देखें सबसे पहले आता है सीरी। सीरी का मतलब क्या होता है? सीरी का मतलब सिंपल सी बात ये होता है कि सीधी बात, नो बकवास। मतलब एक कंपनी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन वो बहुत सारे कामों में से कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं, बाकी के बकवास होते हैं जो बस ऐसे ही चल रहे होते हैं। तो आप एक काम करो, जो बकवास काम है उनसे तो छुटकारा पालो, और जो सही वाले काम हैं, जो एग्जैक्ट अभी सही हमारे लिए जरूरी काम है, उनको आप ध्यान देना स्टार्ट करो। बाकी जो अननेसेसरी चीजें उनको डिस्कार्ड कर दो, उनको खत्म कर दो। स्ट्रेट चलो, अपना जो आपका कंटेंट है देख लो कि मुझे इतना जो है कंपनी के अंदर इन चीजों के ऊपर हमेशा नजर रखनी है, इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल बात है। आप देखो आपका टीचर भी क्या बोलता होगा जब आपको पढ़ाता होगा, वो आपसे ये बोलता होगा कि यार तुम ना अपना एक कोर्स जहां से तुम अब पढ़ने वाले हो और एग्जाम देकर आओगे उसको लिमिटेड रखो रिसोर्सेज को। ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक उठा के और उसको पढ़ने लग गए, फिर तो तुम फेल हो साफ साफ। तुम लिमिटेड कर लो कि बस मुझको यहां से पढ़ना है, इसके अलावा कहीं और से नहीं पढ़ना है, और उसको रिवाइज कर लो, 10 बार रिवाइज कर लो, जिससे वो तुम्हारा एकदम पूरा हो जाए, जिससे तुम एग्जाम इजिली अटेम्प्ट कर पाओ। ये वही बात बोल रहा है, सीधी बात, नो बकवास, फालतू की दूसरी चीजों पर मुंह मत। पहले मुझे ये बताओ, ये वाला फर्स्ट एस समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है चलिए।
तो देखिए ये बहुत सारे जो क्वालिटी टूल्स हैं, इसमें जो 5 कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे उसमें पहला हम पढ़ चुके हैं सीरी। सीरी का मतलब है कि जो मेन चीज है उस पर ध्यान दो, जो बकवास चीज है उसको वहां से भगा दो। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है सीटोन। सीटोन जो है वो क्या बोलता है? सीटोन जो है वो ये बोलता है कि तरीका कौन सा होगा, तरीका कौन सा होना चाहिए। एग्जाम्पल समझें आप, देखिए कोई भी कंपनी जब काम करती है ना तो ऑब्जेक्टिव तो एक है, ऑब्जेक्टिव तो है उसका कोई पर्टिकुलर, लेकिन उसके लिए उसके पास में पॉलिसीज बहुत सारी हैं, स्ट्रेटेजीज बहुत सारी हैं। अब कंपनी को ये डिसाइड करना पड़ेगा उसके लिए कौन सी वाली स्ट्रेटेजी ज्यादा बेहतर है, कौन सी वाली ज्यादा बेहतर है, ये वाली कि ये वाली कि ये वाली कि ये वाली कि ये वाली। ये है सीटोन। आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से काम करना चाहेंगे, किस तरीके से अपनी चीजों को रखना चाहेंगे जिससे कंपनी में काम स्मूथली चले। ये इन्वॉल्व करता है कि हम जिस वक्त सबसे ज्यादा सिक्योर्ड हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक चीज देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आज आप देखिए इंडिया की जनता 130 करोड़ है, उसमें से सिर्फ 11 प्लेयर क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि ये 11 प्लेयर ही क्रिकेट खेलना जानते हो, बहुत सारे तो होंगे लोग जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते होंगे। पर हो सकता है हम भी क्रिकेट खेलते, दुनिया में इंडिया का तो हर इंसान, हर बच्चा जो है जब पैदा होता है उसके थोड़े टाइम बाद में बैट और बॉल लेके खेलने चला जाता है। क्रिकेट तो वो बचपन से खेल रहा है, लेकिन जब वो बड़ा होता है उसे ये पता होता है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। पर मेरे पास रास्ते बहुत सारे हैं, मैं क्रिकेट से बनूं, मैं पढ़ाई में कुछ कर लूं, मैं मूवीज में चला जाऊं, मैं और कुछ, बहुत सारे तरीके हैं जहां पर आप सबसे ज्यादा सेफ हो कि यार कितनी भी बुरी हालत आ जाए यहां पर तो मैं पैसा कमा लूंगा, यहां मैं भूखा नहीं मरने वाला भाई साहब, यहां तो मैं रह जाऊंगा, सरवाइव कर जाऊंगा। उस रास्ते को चुनो ना यार, वो आपके लिए कितना बेहतर है, जहां पे आप स्मूथली काम कर सके, जहां आप सेफ हो, जहां पे ज्यादा प्रोडक्टिव हो, जहां पर ज्यादा आप अर्निंग कर पा रहे हो, जहां पे ज्यादा अपने टैलेंट का यूज कर पा रहे हो। आज विराट कोहली को आप बोलो कि भैया तू डांस शो में चला जा और डांस कर, विराट कोहली फ्लॉप हो जाएगा। वो बंदा क्रिकेट का बेस्ट है, उसे क्रिकेट खेलने दो। और कोई आदमी किसी दूसरी चीज में अच्छा है, AR रहमान गाने वाने के लिए अच्छा है, उसको गाना गा ले दो यार। तो सीरी जो है वो ये बोलता है कि सही चीज को देखो, बाकी बकवास को छोड़ो। सीटोन ये बोलता है कि तुम्हारा जो रास्ता होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, वो तुम्हें ये समझ में आ जानी चाहिए तुम्हारी कंपनी के हिसाब से ये बेस्ट है, बाकी जो है वो तुम्हारी कंपनी के लिए बेस्ट नहीं। मुझे बताओ क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक सीरी और सीटोन ये दोनों समझ में आए कि नहीं आए, जल्दी से बता दो एक बार। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अब आ जाते हैं इसके बाद में नेक्स्ट, ये आ जाता है सीसो। इसमें कुछ समझाना नहीं है, इसका मतलब होता है साफ सफाई रखो। सर साफ सफाई कैसे? मतलब एक तो साफ सफाई कंपनी के अंदर एक्चुअल साफ सफाई रखो, एक्चुअल साफ सफाई मतलब जो भी चीज है कंपनी की वो एकदम साफ होनी चाहिए, है ना, और गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जो भी मशीन्स है वो साफ होनी चाहिए, टेबल्स साफ होनी चाहिए। बहुत बार कंपनियों में किचन कैबिनेट तक बनाया जाता है, जो वहां पर काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज उनके लिए सुबह शाम चाय वाय आती है, वो सब साफ रहना चाहिए। और उसके अलावा आसपास की चीजें भी साफ रहनी चाहिए। सर इससे क्या होता है? इससे एक एनवायरमेंट बहुत अच्छा रहता है, पॉजिटिव वेव्स आती हैं, लोग जो है वो पॉजिटिवली कंपनी के अंदर काम करते हैं। अगर सब कुछ गंदगी रहती है ना तो बंदे भी थोड़ा नेगेटिव सा हो जाता है, मन नहीं करता और लेथार्जिक हो जाता है, आलसी हो जाता है। ये पॉजिटिव हमें मोटिवेट करता है, साफ सफाई अगर रहती है। सीसो मतलब साफ सफाई। इसके बाद में नेक्स्ट ये आ जाता है, इसे हम बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। सर ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि ये बोलता है कि सीरी में हमने पढ़ लिया, सीटोन हमने पढ़ लिया, सीसो हमने पढ़ लिया, और इन तीनों के अलग अलग काम हमने पढ़ लिए। ये बोलता है कि आपको ये मेंटेन करके चलना है, इसलिए ये सबसे हार्ड है। ये बोलता है कि ये तीनों चीजें कभी भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, इसलिए इसको सबसे हार्ड बोला जाता है। कि हर वक्त जो है वो सिर्फ आप काम की चीजें देखो, बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट रास्ते को चुनो और हमेशा साफ सफाई रहे, इस चीज को मेंटेन करके रखो।
इसलिए इसको बहुत हार्ड के अंदर गिना जाता है। और लास्ट में ये जो है इसको माना जाता है डिसिप्लिन। अगर कंपनी के अंदर डिसिप्लिन है तो फिर कंपनी के लोग सही से काम करेंगे। अगर कंपनी का मालिक जो है वो डिसिप्लिन्ड है और उसने अच्छी पॉलिसीज बना दी है, सब लोग सही से काम करेंगे। अगर वो खुद ही डिसिप्लिन नहीं है तो बाकी के लोग भी काम नहीं करेंगे, सोच के कि हमारा मालिक जो है वही फर्जी आदमी है। तो ये जो है वो 5 एस कंसेप्ट है, एक सीरी है, सीटोन है, सीसो है, देन ये 2 और है। इसके अंदर देखते हो आपकी फालतू की चीजों को छोड़ दो। सीटोन में आप देखते हो कि बेस्ट पॉलिसी आप ले लो, सीसो में आप देखते हो कि क्लीनिनेस रहनी चाहिए, ये देखते हो कि आप इसको मेंटेन करके चलो, और ये डिसिप्लिन की बात करता है। एक बार सभी बच्चे मुझको ये बता देंगे ये 5 कंसेप्ट आपको समझ में आए कि नहीं है। कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लें अभी, चैट बॉक्स पर बताएं। यहां तक क्लियर है कि नहीं है बच्चों? क्लियर है? देखें अब एक बार हम पढ़ रहे हैं कि क्वालिटी टूल्स क्या है। कंट्रोल चार्ट हमने पढ़ लिए थे, एट्रीब्यूट्स वेरिएबल्स में। 6 सिग्मा मेथोडोलॉजी में हम लोगों ने DMIC और DMA-DV पढ़ लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने 5 एस कंसेप्ट पढ़ लिए थे। अब उसके बाद में एक क्वालिटी सर्किल आता है। क्वालिटी सर्किल बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। ये बोलता है कि कंपनी के अंदर एक काम करो, 6 लोगों को या 12 लोगों का, इनका ना एक ग्रुप बना दो और इनको सेम वर्क दे दो और इनसे बोल दो कि तुम अलग अलग काम करोगे। काम सेम है लेकिन सब लोग अलग अलग करोगे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में फिर सब लोग मिलोगे और सब लोग डिस्कस करोगे कि किसने काम कैसे किया। उससे क्या होगा, हमारे पास में बेस्ट तरीका निकल के आएगा कि यार ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, क्योंकि सबने अपनी अपनी अप्रोचेस लगाई है। और उसके अलावा लोगों को सीखने को भी मिलेगा तो उनके अंदर इंप्रूवमेंट भी आएगा। मतलब क्वालिटी का सर्किल चला के रखो आप, ऐसे सर्किल चला के रखो। ये बंदा अलग कर रहा है, अलग कर रहा है, अलग कर रहा है, अलग कर रहा है, यहाँ अलग कर रहा है, फिर एकदम से सब लोग मिल रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे जब आप मिलोगे, डिस्कस करोगे रेगुलर इंटरवल्स में, 7 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, तो आप चीजों को सॉल्व कर पाओगे, दूसरे के काम को एनालाइज कर पाओगे, आप उसकी टेक्निक को देख पाओगे, आपकी एक्सीलेंस बढ़ेगी, आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, आपके अंदर इनोवेशन आएगा। ये है आपका क्वालिटी सर्किल। मुझे बताएं ये समझ में आया कि नहीं आया क्वालिटी सर्किल वाला पार्ट? जल्दी से बताएं, क्वालिटी सर्किल वाला पार्ट समझ में आया? ये वही चीज है, देखो लिखा हुआ है, मोटिवेशन बढ़ता है, लोगों के साथ में पार्टिसिपेट करते हो, है ना, आपका जो काम करने का पॉजिटिव कल्चर है वो बढ़ जाता है, वो बिला बिला फालतू। एक लास्ट टॉपिक आ जाता है शी-वॉल्ट साइकिल, जिसको PDCA साइकिल बोलते हैं। ये भी क्वालिटी टूल का पार्ट है। सर PDCA साइकिल का मतलब क्या है? प्लान, डू, चेक, एक्ट। ये है इसका मतलब। ये देखो, प्लान का मतलब है प्लानिंग करो कंपनी में काम कैसे करना है, फिर उस काम को कर दो, फिर चेक करो कि सही से करा कि नहीं करा, और फिर लास्ट में देखो क्या गलतियां हुई थी उनको सुधार लो। इसे हम PDCA साइकिल बोलते हैं या फिर शी-वॉल्ट साइकिल बोलते हैं। पहले प्लान करो, ऑब्जेक्टिव क्या है, काम कैसे करना है, फिर उसे इंप्लीमेंट करो, फिर उसे मॉनिटर करो, और लास्ट में देखो कहाँ पे गलतियां थी, हम उसको सुधार लें। ये भी क्वालिटी चेक का ही पार्ट होता है। मुझे बताएं बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? ये जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है बस, हालांकि इसमें से कोई क्वेश्चन आज तक आया नहीं है। मैं कल की क्लास में बता चुका था कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन जो आएगा वो या तो बैलेंस स्कोर कार्ड में से आएगा, या फिर डू पॉइंट एनालिसिस में से आएगा, या बेंचमार्किंग और बेंच ट्रेंडिंग में से आएगा। ज्यादा से ज्यादा MRP 1, MRP 2 इनके बारे में पूछ सकता है, इनके अलावा बाकी तो आता है नहीं। बाकी फिर भी अगर आ जाए तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड है, थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ लिया है इसमें। तो यहां तक मेरे पास में जवाब आ रहे हैं कि सर समझ में आ गया। और यहाँ पर आप लोगों का ये स्टडी नोट 2 फिनिश खत्म होता है। ठीक है ये चीज।